So what is hypersensitivity? What do you understand by hypersensitivity? मैम जब भी पैथोजन जब इन्फेक्शन करता है हमारे बॉडी में तो हमारा बॉडी एक हम्म रिस्पॉन्स जनरेट करता है, बट कभी हम्म कभी वो रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा जनरेट हो जाता है कि हमारे बॉडी को खुद के सेल्स को मतलब हम्म डिस्ट्रॉय कर देता है। हम्म। इसे बोलते Yeah, हैं very correct. हाइपरसेंसिटिविटी। So hypersensitivity is the inappropriate and excessive immune response that may cause harm to our host cell. Is it? So hypersensitivity के four types हैं. There are four major types of hypersensitivity. That is type 1, type 2, type 3 and type 4. Okay. So हम one by one चारों types को पढ़ेंगे. ठीक. So the very first, that is type 1 hypersensitivity. ये किसकी वजह से होता है? Any idea? What is the major factor responsible for type 1 hypersensitivity? IgE। This is IgE mediated. So मतलब IgE एक इम्यून रिस्पॉन्स है जो कि हाइपरसेंसिटिविटी के लिए मतलब रिस्पॉन्सिबल होता है. बट व्हाट इज द फॉरेन मॉलिक्यूल व्हिच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस काइंड ऑफ एक्टिविटी? मैम एलर्जेंस। आईजीई है. हाँ, एलर्जन. आईजीई है तो आईजीई के लिए मेनली एलर्जेंस. ओके. इसके साथ साथ अब एलर्जेंस है तो कोई भी रिस्पॉन्स जनरेट होने के लिए एक मतलब डिफाइन मॉलिक्यूलर वेट होना चाहिए. तो इस एलर्जन का मॉलिक्यूलर वेट अप्रोक्स 5K to 40K डाल्टन होना चाहिए. ठीक. दिस एलर्जन कैन बी डाइवेलेंट टू मल्टीवेलेंट. डाइवेलेंट टू मल्टीवेलेंट का मतलब क्या है? मैम पता नहीं। एपिटोप्स. एपिटोप्स क्या होते हैं? मैम बाइंडिंग रीजन। बाइंडिंग रीजन प्रेजेंट ऑन. इम्यूनोग्लोबुलिन्स। नो नो नो, नॉट इम्यूनोग्लोबुलिन. इम्यूनोग्लोबुलिन पे जो बाइंडिंग रीजन प्रेजेंट होते हैं उसको तो सीडीआर कहते हैं ना. ओके। सीडीआर कहते हैं. जो एंटीजन पर जो रीजन प्रेजेंट होते हैं जिस पर हमारा सेल्स या फिर इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड करते हैं उनको एपिटोप्स कहते हैं. ओके. तो डाइवेलेंस मतलब कोई भी अगर सपोज ये एंटीजन है तो इस पे दो एपिटोप्स प्रेजेंट होंगे. मल्टीवेलेंट मतलब ढेर सारे प्रेजेंट होंगे. ठीक. ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसी क्लास में. ठीक. इसके अलावा क्या कि इसमें कौन सा इम्यून रिस्पॉन्स आता है सबसे ज्यादा? आईजीई. आईजीई प्रोड्यूस होता है. तो अगर देखा जाए तो रेशियो क्या होता है आईजीई इज टू जो हमारा एंटीजन एंटर किया है उसका रेशियो हो जाता है 2:1. ठीक. मतलब आईजीई देखो ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है. ठीक है. नेक्स्ट इसके बाद क्या है कि ये जो आपका एलर्जन आया है बॉडी में ये रूट ऑफ एंट्री इसका कैसे हो सकता है? तो सबसे पहले इनहेलेशन. मतलब आपने कुछ इनहेल कर लिया तो उसमें क्या आएंगे आपके पॉलन ग्रेन्स. है ना. कभी कभी देखो कुछ लोगों को सेंसिटिविटी होती है फ्लावर से या फिर जो भी फ्लावर से एज इन की जो भी उसका पॉलन ग्रेन होता है वो जाकर के हमारी बॉडी में इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करता है. उसके लिए जो है आपकी ये आईजीई सीक्रेट होती है. और इसमें कुछ सेल्स का भी रोल होता है. वो होता है आपके बेसोफिल्स का. मैंने पढ़ाया भी है. और मास्ट सेल। इओसिनोफिल्स का भी होता है. हाँ. ठीक. इसके साथ साथ जो एंटीबॉडी होती है वो आपकी आईजीई. ठीक. इसके अलावा फर्स्ट हो गया आपने कुछ इनहेल कर लिया. दूसरा क्या रूट ऑफ एंट्री हो सकता है कि आपने कुछ खा लिया. है ना. फूड पॉइजनिंग. इंजेशन कोई ऐसा फूड जो आप जिसको आपके बॉडी एलर्जिक हो जिसके लिए तो फूड एलर्जी. ओके. थर्ड रूट ऑफ एंट्री क्या हो सकता है? मैम अगर स्किन से कोई सेंसिटाइजेशन होता है तो फिर नहीं, जो स्किन से सेंसिटाइजेशन होता है मतलब यू मीन कांटेक्ट डिपेंडेंट जो आप सेंसिटिविटी बता रहे हैं वो वो टाइप 4 में आता है. वो अभी हम लेटर डिस्कस करेंगे. ठीक. इसके अलावा रूट ऑफ एंट्री मतलब आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है तो दैट इज इन्वेजिव. इन्वेजन. तो वो क्या होता है जैसे वैस्प हो गया हनी बी हो गया तो उनकी जो स्टिंग होती है उसके द्वारा जो हमें हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आता है हमारी बॉडी में वो टाइप 1 में आता है. ठीक. ये सारे एग्जांपल्स याद रखिएगा.
ठीक है, क्योंकि हाइपर सेंसिटिविटी से बहुत ऐसे बहुत डीप में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे ऊपर ऊपर ही पूछ लिया जाता है। आपको एग्जाम्पल दे दिए, ऑप्शन दे दिया जाएगा कि इनमें से कौन सा टाइप 1 है, और ढेर सारे एग्जाम्पल दे दिए जाएंगे, ऑप्शन दे दिए जाएंगे, सॉरी। तो टाइप 1 के लिए अगर हनी बी है तो हनी बी कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट टाइप 4 में आता है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक। इसके अलावा बेसोफिल, इयोसिनोफिल, और इसके अलावा एक सेल होती है मास्ट सेल। मास्ट सेल और बेसोफिल का फंक्शन सेम है, डीग्रेनुलेशन दोनों में होता है। तो मास्ट सेल आपकी टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में बहुत ही मेजर रोल प्ले करती है, ठीक। वो रोल क्यों होता है यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे, ठीक। तो सपोज इस फिगर में देखिए, एक क्यूबे से लिया हुआ है, तो यहाँ पर आपके बॉडी में कोई एक एलर्जन एंटर किया, ठीक। बी सेल ने इसको रिकॉग्नाइज करके MHC2 के थ्रू जो है यहाँ TH सेल को प्रेजेंट कर दिया, ठीक। नाउ दिस TH सेल विल जनरेट सम cytokine which will help in the proliferation and differentiation of B cell, isn't it? Then it will differentiate into plasma cell and memory cells, okay, memory cells and plasma cells. This time जब ये फास्ट तो नहीं हो रहा ना, समझ में आ रहा है ना आपको? यस मैम। फर्स्ट टाइम जब एंट्री होगा किसी भी एंटीजन का जिसके लिए आपकी बॉडी ससेप्टेबल है, तो क्या होगा, सेंसिटिविटी डेवलप होगी, ठीक है। फर्स्ट टाइम एंट्री होने पर सेंसिटिविटी डेवलप होगी, वहां यहाँ पे यही दिखा है कि आपकी जो मास्ट सेल होती है वो सेंसिटाइज हो जाती है। यहाँ पर IgE सिक्रीट हुआ बी सेल से, बी IgE का रिसेप्टर किसके पास है, मास्ट सेल के पास है। अब ये मास्ट सेल सेंसिटाइज हो गई, ठीक। अभी हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स नहीं हुआ है, ठीक। फर्स्ट टाइम एंट्री में हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स नहीं हुआ है, सिर्फ सेल्स सेंसिटाइज हो गई है। नेक्स्ट, विद इन 30 डेज अगर वापस से सेम एलर्जन अगर इंटर करता है, तो ये मास्ट सेल क्या हो जाएगी, इनमें डीग्रेनुलेशन हो जाएगा। अब डीग्रेनुलेशन होने पे क्या होता है, कुछ वैसो एक्टिव एमीन्स जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन, ये सब जनरेट होते हैं, जो क्या कराते हैं, आपके वैसो डायलेशन करा देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ पेन रिस्पॉन्स और जो भी हमारे जैसे रेडनेस वगैरह हो जाता है, वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक। तो ये वैसो एक्टिव एमीन्स जो होते हैं स्मूथ मसल पे, स्मॉल ब्लड वेसल्स पे, म्यूकस ग्लैंड, ब्लड प्लेटलेट्स, सेंसरी सेंसरी नर्व एंडिंग्स और इयोसिनोफिल्स पर जाकर के बाइंड करते हो और फिर फर्दर जो भी मेजर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं, ठीक। तो जो हमारा हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आया वो कहाँ से आया, जब सेकेंड टाइम एंट्री हुआ सेम एलर्जन का, ओके। देन ये हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स आपका जनरेट होगा, ठीक। ये ध्यान रखिएगा, ठीक। कि सेकेंड टाइम एंट्री पर हाइपर सेंसिटिव होता है, फर्स्ट टाइम में सिर्फ सेंसिटिविटी डेवलप होती है। तो यहाँ पर कुछ प्रिंसिपल मीडिएटर्स हैं जो टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं और जनरेट होते हैं। तो दो तरह के मीडिएटर्स है, एक प्राइमरी, दूसरा सेकेंडरी, ठीक। ये मॉलिक्यूल्स है, इनका फंक्शन आप याद कर लीजिएगा। जैसे हिस्टामिन है तो इसने क्या किया, इंक्रीज वेस्कुलर परमिबिलिटी मतलब वेसोडाइलेशन कर दिया। सेरोटोनिन सेम फंक्शन। इयोसिन कीमोटैक्टिक फैक्टर क्या है, इसका मतलब कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल सिक्रीट होंगे जो कि इयोसिनोफिल्स को भी टू द साइट ऑफ जो भी आपका इंजरी होगा वहां पर लेकर के आएंगे, ठीक। सेम न्यूट्रोफिल्स, और न्यूट्रोफिल्स तो सबसे ज्यादा तेज होती है कीमोटैक्सिस के लिए, कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि कहीं पर भी इंजरी होगा तो सबसे पहले कौन सी सेल्स पहुंचती हैं, न्यूट्रोफिल्स न्यूट्रोफिल। पहुंचती है, ठीक। इसी तरह प्रोटीएजेस है कुछ, ठीक। और इसके अलावा ये आपके ल्यूकोटेरिन्स, ठीक। प्रोस्टाग्लैंडिन ये आपके पेन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो पेन होता है, ठीक। ब्रेडिकाइनिन्स और ये कुछ साइटोकाइनिन्स है। बहुत ज्यादा डीप में नहीं देखना है, बस ऐसे एक बार फंक्शन देख लीजिएगा कि किसका क्या क्या फंक्शन है। मेजरली आपका वेसोडाइलेशन होता है, कीमोटैक्सिस होता है, पेन होता है, और कुछ ये प्लेटलेट एक्टिवेटिंग फैक्टर्स है जो प्लेटलेट्स को एग्रीगेट कर देते हैं, ठीक है। एक्सक्यूज मी। ठीक। नेक्स्ट है आपका कि अब ये जो इम्यून रिस्पॉन्स इनअप्रोप्रिएट जनरेट हो रहा है, इसको रोकने के लिए भी कुछ होना चाहिए, है ना। तो कुछ मैकेनिज्म्स हैं जो
इसको ब्लॉक करते हैं। तो सबसे पहले आपका एंटीहिस्टामिन, ये आपको शायद बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं समझ में आएगा, क्योंकि जो भी रिस्पॉन्स आता है उसका एक फुल सिग्नलिंग है, तो वो हम डिस्कस नहीं करें क्योंकि वो एग्जाम में पूछा नहीं जाता है उतना डेप्थ में। आपको बस मेजरली ये तो या तो ये पूछा जाएगा कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स है जो कि हाइपर सेंसिटिव रिस्पॉन्स में इन्वॉल्व होते हैं, या फिर कौन से मॉलिक्यूल्स है जो उनको रोकने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक, तो आपके इनके नाम देख लीजिए, एंटीहिस्टामिन, क्रोमोफाइलिन सोडियम, थियोफाइलिन, एपिनेफ्रिन, कॉर्टिसोन। एपिनेफ्रिन जो आपका ये है, ये आपका नेचुरल इनिबिटर है हिस्टामिन का। ठीक, तो ये क्या करता है, ये इनिबिट करता है हिस्टामिन को। ठीक है, कॉर्टिसोन जो है ये क्या करता है, हिस्टामिन कहाँ से बनता है, हिस्टिडीन से बनता है। तो ये हिस्टिडीन का जो कन्वर्जन होता है हिस्टामिन में, उसको जो है ब्लॉक कर देता है। ठीक है, थियोफाइलिन ये क्या करता है, ये तो सिग्नलिंग के फॉर्म में, मेनली ये क्या करता है, ये दिस प्रिवेंट डीग्रेनुलेशन। ठीक है, तो ये जितनी भी एंटीडॉट्स यूज हो रहे हैं, ये मेजरली क्या कर रहे होंगे, या तो जो एक्टिव मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन है जो कि हाइपर सेंसिटिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, या तो उसके फॉर्मेशन को रोक रहे होंगे। आइदर अगर उसके फॉर्मेशन को नहीं रोक रहे होंगे तो जो सेल का रिस्पॉन्स आता है, जैसे मास्ट सेल रिस्पॉन्स क्रिएट कर रही है, तो उसका जब डीग्रेनुलेशन हो रहा है तब जा करके रिस्पॉन्स आ रहा है, तो उसके डीग्रेनुलेशन को प्रिवेंट करने के लिए होगा। ठीक है, इसी तरह ये आपका जो, हाँ ये सोडियम वाला है, ये क्या करता है, दिस ऑल्सो प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल। एक्टिवेशन ऑफ मास्ट सेल, एक्टिवेशन का मतलब क्या है कि उसमें डिग्रेनुलेशन नहीं हो पाएगा। ठीक, कैसे करता है, एक कैल्शियम सिग्नलिंग होती है उसको ब्लॉक करके। ठीक है, मैम डीग्रेनुलेशन मीन्स एक बार। डिग्रेनुलेशन इज दिस प्रोसेस। यहाँ पे देखिए मास्ट सेल है ना, मतलब मतलब पोर्स क्रिएट हो जाते हैं और उसके अंदर जो भी आपके एंजाइम्स प्रेजेंट होंगे वो बाहर सिक्रीट होने लगते हैं। ओके, ओके मैम। दिस प्रोसेस इज डीग्रेनुलेशन। जो भी मतलब ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट होंगे, ये पैरिन, हिस्टामिन, वो सारे बाहर सिक्रीट हो जाएंगे। अब नेक्स्ट आता है आपका, अच्छा इसके कुछ एग्जांपल्स भी हैं। तो टाइप 1 में आपका सिस्टमिक, सिस्टमिक एंड लोकलाइज्ड एनाफिलैक्सिस। ठीक, सेकंड आपका फूड एलर्जी। ठीक, वैस्प वाला मैंने स्टार्टिंग में बता ही दिया, वैस्प या फिर बी स्टिंग। ठीक, इसके अलावा जो कुछ लोगों को डिसीज होती है एस्मा, वो भी टाइप 1 में आती है। ठीक है, तो एग्जाम में ये बहुत डेप्थ में नहीं पूछते, मैं फिर से बता दे रही हूँ, बहुत सिर्फ ऊपर ऊपर आपको पता होना चाहिए कि हाइपर सेंसिटिविटी के एग्जांपल्स क्या है, उसमें कौन सी सेल्स इन्वॉल्व होती है, कौन सी एंटीबॉडी इन्वॉल्व होती है, बस यहीं से क्वेश्चन आते हैं। सेकंड है आपका टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक, टाइप 2 का जब भी नाम आए तो समझ लीजिए आरबीसी से रिलेटेड जो भी डिसफंक्शन या फिर सेंसिटिविटी डेवलप हो रही होगी वो टाइप 2 में आती है। ठीक, तो इसका सबसे पहला एग्जांपल है एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस, सेकंड है ड्रग इंड्यूस्ड ऑटोइम्यून डिसीज, और थर्ड है एबीओ ब्लड इनकम्पेटिबिलिटी। ठीक, तो सबसे पहले हम ये एरिथ्रोब्लास्टोसिस वाला डिस्कस करेंगे। तो this erythroblastosis is a cytotoxic hypersensitivity. ओके, इसमें क्या होता है, आरबीसी जो होती हैं वो किल्ड होती हैं। ठीक, और आरबीसी क्यों किल्ड होती हैं, ड्यू टू द डिफरेंस इन द
अच्छा, ये पता है कि ब्लड किस बेसिस पे मतलब ग्रुप हुआ है? हम्म। No, ma'am. ओके। और थर्ड फैक्टर भी आपका था। RH फैक्टर कहाँ से आया आपका? रेसिस मंकी से। ठीक है, ये एक लॉन्ग स्टोरी है, किसी और दिन डिस्कस करेंगे। तो ये RH फैक्टर क्या होता है? सपोज दिस इज योर RBC। ओके, इस RBC में क्या होता है? एक ऐसी चेन प्रेजेंट होती है। ठीक, इस चेन का जो टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट होता है, दिस टर्मिनल कार्बोहाइड्रेट, ये डिफर करता है। ठीक, और इसके साथ साथ इधर आपका एक, अगर ये पेप्टाइड प्रेजेंट है, RH पेप्टाइड, तो फिर ये क्या होगा? RH पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि ये पेप्टाइड प्रेजेंट है। ठीक, और सपोज अगर ये टर्मिनल शुगर जो है, ये अगर A के लिए है, तो मतलब ये एज एन एंटीजन काम करता है ना, दिस दिस सर्व एज एन एंटीजन। तो अगर ए एंटीजन ए है, एंटीजन ए, देन ब्लड ग्रुप विल बी A पॉजिटिव। ठीक, पॉजिटिव किसके लिए? RH फैक्टर। और अगर ये सपोज अगर ये RH फैक्टर नहीं होता, देन ये, क्योंकि एंटीजन A प्रेजेंट है तो A नेगेटिव। क्यों? क्योंकि RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ठीक, अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसको, ठीक, अच्छे से। तो ये एक केस आता है जिसमें जो भी एक फीटस डेवलप हो रहा होता है, उसकी RBC किल्ड हो जाती है। ठीक, उसका एक केस है। तो दिस इज डेवलपमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस विदाउट रोगम। रोगम एक मतलब ड्रग दी जाती है जिसकी वजह से जो डेथ हो रही है बेबी की, वो विद इन मदर्स वोम वो ना हो। ठीक, तो ये केस अच्छे से देखिएगा कि सबसे पहले क्या होता है कि सपोज, अच्छा एक चीज और, जो आपका RH फैक्टर है, दिस RH फैक्टर, ये आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक, मेंडेलियन जेनेटिक्स आपको नवीन सर पढ़ाएंगे आई गेस। तो इस केस में जो फर्स्ट केस है, अगर इसमें जो फादर है ही इज RH पॉजिटिव, एंड जो मदर है शी इज RH नेगेटिव। ठीक, मतलब इसमें RH पेप्टाइड मदर में नहीं है लेकिन फादर में है। ठीक, तो दिस कुड बी होमो और हेट्रो। ओके, तो जो सबसे पहला केस आएगा फर्स्ट प्रेगनेंसी, तो जो RBC विथ RH एंड, क्योंकि फादर पॉजिटिव है, ठीक, तो इसमें जो बच्चा होगा, बच्चे की जो RBC होगी उसमें RH एंटीजन प्रेजेंट होगा। ठीक, तो ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होता है? देयर इज ब्लड फ्यूजन बिटवीन मदर एंड द फीटस। ठीक, तो अब जब मदर, क्योंकि RH नेगेटिव है, ठीक, RH नेगेटिव है, तो इसके लिए RH पॉजिटिव वाला एंटीजन एज अ फॉरेन मॉलिक्यूल होगा। तो क्या करेगा मदर का बॉडी कि वो इस RH स्पेसिफिक बी सेल्स बन रहेगा, देन RH स्पेसिफिक आपका एंटी RH इम्यूनोग्लोबुलिन्स बन जाएंगे। ठीक है, जो एज अ मेमोरी, मतलब ये प्लाज्मा सेल से कुछ टाइम बाद डेड हो जाएंगे, बट दिस मेमोरी सेल्स परसिस्ट विद इन द मदर्स बॉडी। ओके, तो इस फर्स्ट केस में क्या हुआ कि जो पहला बेबी था, पहला बच्चा जो था, उसको कोई भी दिक्कत नहीं हुई, वो मतलब आराम से डिलीवर हो गया। बट सेकेंड केस में क्या होता है? जब सेकेंड केस आता है और यहाँ पर क्योंकि अब RH स्पेसिफिक एंटीबॉडीज प्रेजेंट है मदर की बॉडी में, ठीक, तो ड्यूरिंग 6 मंथ, जो 6 मंथ होता है, 6 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी, देयर इज अ लीकेज बिटवीन प्लेसेंटा। ठीक, तो उस समय क्या होता है? जो एंटीबॉडी है विद इन मदर्स बॉडी, वो फीटस में ट्रेवल करती है, और जब फीटस में ट्रेवल करेगा तो अब ये इस RH फैक्टर को भी एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज करेगा, और फिर फीटस की RBCs को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगा। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है IgG एंटी RH एंटीबॉडी क्रॉस प्लेसेंटा एंड अटैक फीटस RBC कॉजिंग एरिथ्रोब्लास्टोसिस पिटालिस।
ठीक है, समझ में आ गया ये आपको? यस मैम। अच्छे से समझ में आ गया है ना? यस मैम। ठीक है, तो ये नॉर्मल केस है। अब इसको प्रिवेंट कैसे किया जाता है? अगर ब्लड, मतलब जो भी बेबी डेवलप हो रहा है उसका अगर हम ब्लड डिटरमाइन कर ले कि उसका क्या ब्लड ग्रुप है, तो उससे हम इसको रोक सकते हैं। तो उसमें क्या होता है, एक ड्रग होती है रोगम, इसको एंटी डी एंटीबॉडी भी बोलते हैं। ठीक है, एंटी डी एंटीबॉडी, ठीक, रोगम को। तो ये क्या करती है, इनसे ऑलरेडी जा करके बाइंड कर जाती हैं, तो दिस प्रिवेंट द एक्टिवेशन ऑफ बी सेल एंड स्टॉप द फॉर्मेशन ऑफ मेमोरी सेल्स। ठीक है, तो इसको ट्रीट करने के लिए आपकी ये ड्रग होती है जो मदर को दी जाती है, ठीक, जब ब्लड ग्रुप डिटरमाइन हो जाता है। ठीक, आई होप ये क्लियर होगा आपको। ठीक, और यहाँ पर एक स्टेप और आता है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन भी होता है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेशन, ठीक, ये क्या करती है, जो पोर्स, मतलब आरबीसी में एक तरह से पोर्स क्रिएट करने लगती है जो एंटीबॉडी होती है, तभी आरबीसी डिस्ट्रॉय होती है। तो दिस कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स दे हेल्प इन द पोर क्रिएशन ऑफ आरबीसी, अल्टीमेटली मतलब डेथ के नियर हो जाता है जो भी बच्चा होता है। ठीक, सेकेंड है आपका अब ये एबीओ इनकम्पेटिबिलिटी। इसका मैं एक आपको टेबल बना करके दिखा दे रही हूँ। सपोज अगर there is blood group एंटीजन एंटीबॉडी, ठीक, तो सपोज अगर ब्लड ग्रुप ए है और यहाँ पर RH फैक्टर भी है, ठीक, सपोज अगर ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, देन इसमें एंटीजन कौन सा प्रेजेंट होगा, इसमें एंटीजन ए होगा। ओके, अब एंटीजन ए है तो इस पर्सन की बॉडी में एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट होगी, एंटी बी एंटीबॉडीज होगी। ठीक है, अब ये एंटी बी एंटीबॉडीज कहाँ से आ रही है, क्यों आ रही है ये? एनी आइडिया? मैम फिर से पूछ सकते हैं? तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो पर्सन है जिसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है, तो उसकी बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडी कहाँ से आ रही है? ओके, तो होता क्या है, जो भी कोई एक ह्यूमन होता है, ठीक, उनकी इंटेस्टाइन में जो कोलोन वाला रीजन है वहां पर कुछ माइक्रोबायोटा परसिस्ट करते हैं। ठीक, तो दिस माइक्रोबायोटा हैव दिस, they have some antigen on their surface. Okay, so they have this antigen A as well as this antigen B. ठीक, तो अगर कोई पर्सन है जिसके पास ए ब्लड ग्रुप है, तो अब ए ब्लड ग्रुप है तो ए के लिए एंटीबॉडी नहीं बनेगा, बट क्योंकि ये जो माइक्रोबायोटा है इसके पास बी एंटीजन भी है ना, तो इस बी एंटीजन के प्रेजेंस की वजह से एंटी बी एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना, मतलब मैं क्या कन्वे करने की कोशिश कर रही हूँ? मैम फिर से बता सकते हैं एक बार? मैंने ये बताया, ठीक है, इसको ऐसे नहीं, ऐसे समझते हैं। सपोज कोई ये एंटीजन है, ठीक, इसके सरफेस पर कुछ एंटीजन प्रेजेंट है, दिस इज ए एंड दिस इज बी। ठीक, तो अगर आपको याद हो, मैंने सेल्फ और नॉन सेल्फ भी पढ़ाया था, तो अगर ये कोई माइक्रोबायोटा है, इसके पास ए और बी दोनों एंटीजन प्रेजेंट है, और अगर ब्लड ग्रुप ही हमारा ए पॉजिटिव है, ए पॉजिटिव छोड़िए, अगर ए है, ठीक, तो ए सेम है, ठीक, तो अब ए के लिए एंटीबॉडी नहीं बनेगी, क्यों? क्योंकि ये सेल्फ हो जा रहा है ना, इसके लिए एंटीबॉडी नहीं बनेगी। बट क्योंकि बी नहीं है, तो अब बी के लिए क्या हो जाएगा, इसको एज एन फॉरेन मॉलिक्यूल, एज एन एंटीजन समझ के हमारी बॉडी में एंटी बी एंटीबॉडीज
बन जाएंगी, ठीक है, और वो हमारी बॉडी में रिलाई करेंगी, मतलब बॉडी में ही प्रेजेंट रहेंगी इस एंटीजन की वजह से, बी की वजह से। क्योंकि ब्लड ग्रुप ए है तो इसलिए ए के लिए एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, क्योंकि वो सेल्फ है, सेल्फ के लिए कभी एंटीबॉडीज नहीं बनती हैं, ठीक है, बहुत रेयर केस में होता है जो डिसीज का ही रूप ले लेता है अल्टीमेटली। तो क्योंकि ब्लड ग्रुप ही ए है तो सेल्फ होने की वजह से ए के लिए एंटीबॉडीज नहीं बनेगी, जबकि ये जो बी है, बी को एज अ फॉरेन रिकॉग्नाइज करके बी के लिए, एंटीजन बी के लिए हमारी बॉडी में एंटीबॉडी बी, एंटी बी एंटीबॉडीज बन जाती हैं, ठीक। इसीलिए जब भी कभी किसी का अगर ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है तो इसमें क्या होता है, या तो ओ चढ़ाया जाता है या तो ए ही मतलब चढ़ाया जाएगा ब्लड, ठीक है। अभी आगे हम और डिस्कस करेंगे। ये समझ में आ गया है आपको दिस थिंग? यस मैम। ठीक है, ठीक। अब ये ए पॉजिटिव है तो इसमें आर एच फैक्टर क्या होगा, प्रेजेंट होगा, ठीक। और अगर ए नेगेटिव होता तो आर एच फैक्टर एब्सेंट होता, बाकी सारी चीजें सेम होती, ठीक। सेकंड है आपका बी पॉजिटिव। बी पॉजिटिव में कौन सा एंटीजन होगा, जो ब्लड ग्रुप होगा, हाँ, जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन, एंटीजन बी। और इसमें एंटीबॉडी किसकी बनेगी, एंटी ए एंटीबॉडीज होगी, एंटी ए एंटीबॉडीज, ठीक। और अगर बी पॉजिटिव है तो आर एच फैक्टर प्रेजेंट है, अगर बी नेगेटिव है तो आर एच फैक्टर एब्सेंट है, ठीक। ए बी, ठीक, ए बी पॉजिटिव, इसमें क्या होगा, इस केस में क्या होगा, दोनों एंटीजन प्रेजेंट हो गए, एंटीजन ए एज वेल एज एंटीजन बी, ठीक। तो इसकी बॉडी में कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, नन, ठीक। और आर एच फैक्टर का सेम कॉन्सेप्ट है। नेक्स्ट केस आता है आपका ओ का, ठीक। ओ के केस में क्या होता है, एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट होता है। क्यों नहीं, मैंने क्या बताया था कि जो ब्लड ग्रुप होता है वही एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर बी वाले केस में भी तो ये हुआ ना, देखिए एंटीजन ए और एंटीजन दोनों बी दोनों प्रेजेंट है, दोनों एंटीजन सेल्फ बॉडी में प्रेजेंट होने की वजह से कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनेगी, है ना, क्योंकि सेल्फ एंटीजन के लिए तो कभी एंटीबॉडी बनती नहीं है, है ना। ओ के केस में क्या होता है, इसमें कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट होता है, कोई भी एंटीजन सरफेस पर नहीं प्रेजेंट होता है, और इसीलिए ये यूनिवर्सल डोनर है ना, यूनिवर्सल डोनर इसीलिए क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन प्रेजेंट ही नहीं है। अगर इसके सरफेस पे कोई एंटीजन प्रेजेंट होता तो वो जब, अगर मान लीजिए ये डोनर है, ठीक, यहाँ पर बताती हूँ मैं, सपोज अगर डोनर है और ये रिसीवर है, इसने अगर ओ दिया, ओ ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होने की वजह से दिया, तो इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, तो जब ये रिसीवर की बॉडी में जाएगा तो कोई भी मतलब अननेसेसरी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट होगा, है ना, रिसीवर की बॉडी में। क्यों, क्योंकि इसके सरफेस पे कोई भी एंटीजन नहीं है, इसलिए ये यूनिवर्सल डोनर है ना। और अगर ए बी का केस ले, ए का केस लेते हैं, ठीक, अगर ए लेते हैं हम, तो ए ब्लड ग्रुप में क्या हो रहा है, ए एंटीजन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम डोनर टू रिसीवर। तो अब जब ए एंटीजन जो है रिसीवर की बॉडी में जाएगा तो क्या होगा, अगर इसका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव नहीं है, बी पॉजिटिव है, तो देखिए बी पॉजिटिव में क्या हो रहा है, एंटी ए एंटीबॉडीज है ना, एंटी ए एंटीबॉडीज है, तो ये एंटी ए एंटीबॉडीज क्या करेगी, इस आरबीसी को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देगी, है ना। और ए बी, अब इसका आंसर आप बताइए मुझे, ए बी यूनिवर्सल एक्सेप्टर क्यों है, मैम क्योंकि इस पे एंटीजन ए और बी दोनों प्रेजेंट हाँ, है, दोनों प्रेजेंट है, हाँ, तो कोई भी एंटीबॉडी नहीं बनी होगी, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी, तो आप कोई सा भी ब्लड ग्रुप डालिए कोई इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा, है ना। आई होप ये कॉन्सेप्ट जो है क्लियर होगा आपको, ठीक। ओ ब्लड ग्रुप में, मैं यहाँ पे इसको नोट कर लीजिएगा अच्छे से, कोई भी एंटीजन यहाँ नहीं प्रेजेंट होता है, और इसमें जो रिसीवर होगा उसकी बॉडी में एंटी ए प्लस एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी। क्योंकि इसकी बॉडी में एंटी ए और एंटी बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट है, इसीलिए ये
सिर्फ ओ पॉजिटिव को ही एक्सेप्ट कर सकता है ना। ये तो पता होगा आप लोगों को कि ओ ब्लड ग्रुप जो होता है वो यूनिवर्सल डोनर होता है, पर यूनिवर्सल एक्सेप्टर नहीं होता, वो एक्सेप्ट नहीं कर सकता इसी वजह से, क्योंकि जो भी डोनर होगा उसकी बॉडी एंटी ए और एंटी बॉडीज प्रेजेंट होंगी। तो आप कोई सा भी ब्लड ग्रुप डालेंगे तो उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स तुरंत आ जाएगा। ठीक है। मैम एक क्वेश्चन था हाँ। कि RH फैक्टर है, मतलब पॉजिटिव है तो ठीक है। अगर नेगेटिव है, होगा, मान लीजिए A नेगेटिव है, तो उसमें अगर हम O हम्म। डालेंगे या तो फिर तो भी काम करेगा, उससे कोई नहीं इफेक्ट नहीं नहीं बेटा, पड़ेगा? नहीं काम करेगा। देखिए ये RH फैक्टर और ये एंटीजन को आप मिक्स नहीं करिएगा। अभी जैसे यहाँ मैंने पीछे बताया था कि RH फैक्टर एक अलग ही पेप्टाइड होता है, ठीक, इसका केस अलग चलता है। इसका ये इस वाले चीज से RH फैक्टर का कोई भी रिलेशन नहीं है। RH फैक्टर क्यों आता है? जब ये RH पेप्टाइड जो है हमारी आरबीसी पर प्रेजेंट होता है, ठीक। अगर ये प्रेजेंट है तब तो ठीक है, अगर ये प्रेजेंट नहीं है तो यहाँ पर जैसे मैंने एक केस बताया था कि अगर फादर जो है वो अगर RH पॉजिटिव है, मदर अगर RH नेगेटिव है, तो उनमें बहुत ही मतलब अर्ली टाइम पे आता है ये रिस्पॉन्स कि अगर मदर RH नेगेटिव है तो उसकी बॉडी में एंटीबॉडीज बन जाती हैं RH के लिए। ये एक अलग कॉन्सेप्ट है, ये यहाँ पर आप मिक्स नहीं करिएगा। यहाँ पर बस इतना है कि अगर RH पेप्टाइड प्रेजेंट है तो आपका A पॉजिटिव होगा या B पॉजिटिव होगा या O पॉजिटिव होगा, ठीक। अगर RH फैक्टर एब्सेंट है तो आपका A नेगेटिव, B नेगेटिव, O नेगेटिव, जो भी ब्लड ग्रुप होगा वो नेगेटिव होगा। और RH फैक्टर आपका मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करता है, मतलब वो कैसे इनहेरिट होगा फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर जनरेशन, वो मेंडेलियन जेनेटिक्स को फॉलो करता है। ठीक है। मेंडेलियन जेनेटिक्स का कॉन्सेप्ट आपको शायद नवीन सर पढ़ाएंगे, तो वहां पर ये चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। बट ये पॉजिटिव वाला केस इसीलिए आ रहा है क्योंकि एक RH पेप्टाइड जो है हमारे आरबीसी पर प्रेजेंट हो रहा है। ठीक है। ओके मैम। एक चीज ये भी है कि अगर कोई पर्सन RH नेगेटिव है, सपोज अगर O नेगेटिव है, तो इसकी बॉडी में हम O पॉजिटिव वाला ब्लड ग्रुप नहीं चढ़ा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पॉजिटिव को, जब ये पॉजिटिव RH फैक्टर, इसको पॉजिटिव को आप ऐसा फॉरेन मॉलिक्यूल समझिए कि इसके बॉडी पे कोई एक फॉरेन सरफेस पे कोई एक फॉरेन एंटीजन प्रेजेंट है। तो अगर समझ यही सोचिए कि अगर कोई फॉरेन एंटीजन किसी एक पर्सन से दूसरे पर्सन में जा रहा है तो क्या होगा? इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, है ना। तो अगर पॉजिटिव होता है तभी पॉजिटिव वाला चढ़ाते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव वाला ही चढ़ाते हैं। जब जो सबसे रेयर केस आता है आपका B नेगेटिव का, है ना। तो B नेगेटिव में क्या कहते हैं कि आपका B नेगेटिव ब्लड ग्रुप ही चाहिए, B पॉजिटिव वाला नहीं चढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पॉजिटिव वाला RH फैक्टर है, पेप्टाइड है, ये जब रिसीवर में जाएगा तो ये एज एन एंटीजन करेगा, एंटीजन वर्क करेगा। तो इसकी वजह से वही ये मतलब केस आ जाएगा, आरबीसी डिस्ट्रॉय होना शुरू हो जाएंगे, ठीक, और अल्टीमेटली डेथ। ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट है आपका टाइप 3। टाइप 3 में क्या होता है? व्हेन द नंबर ऑफ एंटीजन इज वेरी हाई, नंबर ऑफ एंटीजन बहुत ज्यादा हाई है और जो साइज है एंटीजन का, दिस इज ऑल्सो वेरी लार्ज। ठीक। और ये टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी जो होती है ये आपकी जनरली कहाँ पे होती है? दिस अकर्स इन कैपिलरीज, कैपिलरीज। ठीक। और कैपिलरीज में क्या होता है? कैपिलरीज में स्मूथ मसल्स प्रेजेंट नहीं होती हैं, स्मूथ मसल एब्सेंट होती हैं। ठीक। तो एब्सेंट होने की वजह से क्या होता है? वेसोडाइलेशन नहीं हो पाता है, नो वेसोडाइलेशन, नो वेसोडाइलेशन। ठीक है। क्योंकि स्मूथ मसल्स कैपिलरीज में एब्सेंट होती हैं। ठीक। तो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के लिए कुछ सेल्स हैं जो कि बहुत ही इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स जनरेट करती है। वो कौन सी होती है आपकी? पहला न्यूट्रोफिल्स, सेकंड है आपका eosinophils, NK cells, as well as the macrophages. ठीक। तो ये इनअप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स कैसे आ रहा है वो मैं बता दे रही हूँ कि सपोज अगर कुछ एंटीजन आपकी बॉडी में गया, ठीक है, बहुत ही लार्ज नंबर में, तो
टाइप 3 में क्या होता है, एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी। यहाँ पर ये देखिए, ये एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बना देते हैं बिटवीन दिस एंटीजन एंड एंटीबॉडीज। ठीक, अब दिस कॉम्प्लेक्स लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम नेक्स्ट क्लास से पढ़ेंगे। ठीक, तो दिस कॉम्प्लेक्स लीड टू द एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। नाउ व्हेन देयर इज अ एक्टिवेशन ऑफ कॉम्प्लीमेंट सिस्टम, तो कुछ कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं जैसे 3A 4A 5A। ये क्या है ये भी मैं नहीं डिस्कस करूंगी, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लास में वी विल डिस्कस। तो ये क्या करते हैं, ये इनका रिसेप्टर मास्ट सेल पर प्रेजेंट होता है। तो मास्ट सेल पर जब ये जाकर के बाइंड करेंगे, देन देयर विल बी रिलीज ऑफ द ग्रेन्यूल्स दैट इज हिस्टामिन एंड कुछ कीमोटैक्टिक फैक्टर्स जो क्या करते हैं, न्यूट्रोफिल्स को टू द साइट लेकर के आते हैं। ठीक, अब क्योंकि ये जो एक्शन है ये कैपिलरीज में होता है, तो और एंटीजन का नंबर बहुत ही ज्यादा होता है, तो दिस न्यूट्रोफिल्स ये फाइगोसाइटोस करने की कोशिश करती हैं, पर फाइगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है। ठीक, और बहुत ज्यादा ग्रेन्यूल्स का जनरेशन होता है थ्रू मास्ट सेल एज वेल एज न्यूट्रोफिल्स। या देखिए न्यूट्रोफिल्स भी आपका, ये इमेज इसके नीचे ही था, तो पूरा डिस्प्ले करने के लिए मैंने यहाँ से क्रॉप करके यहाँ लगाया है। तो होता क्या है कि मास्ट सेल भी आपके कुछ ग्रेन्यूल्स सिक्रीट कर रहे हैं। ठीक, एज वेल एज न्यूट्रोफिल्स जो होती है उनका फाइगोसिटिक नेचर होता है, तो वो फाइगोसाइटोस करने की कोशिश करेंगे। बट ये इम्यून कॉम्प्लेक्स बनने की वजह से बहुत ही बड़ा, मतलब एक लार्ज साइज का ये बन जाता है इम्यून कॉम्प्लेक्स, और कैपिलरी होने की वजह से वहां पर वैसोडाइलेशन नहीं होता है, तो उतना स्पेस भी नहीं क्रिएट हो पाता है। तो न्यूट्रोफिल्स अल्टीमेटली क्या होता है, फाइगोसाइटोसिस नहीं कर पाती है। अब जब फाइगोसाइटोस नहीं कर पा रही, तो वो कुछ लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर देती हैं उस एंटीजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब क्योंकि ये एक्शन कैपिलरीज में हो रहा है, बहुत छोटा स्पेस है, तो क्या होता है, जो कैपिलरीज होती है फिर जो आसपास की सेल्फ सेल्स होती हैं वही डिस्ट्रॉय होना शुरू कर देती है। तो ये जो केस आता है ये एक नॉन स्पेसिफिक किलिंग का भी केस है। ठीक है, नॉन स्पेसिफिक किलिंग क्यों हो रहा है, क्योंकि जो न्यूट्रोफिल्स है, यहाँ पर बता दे रही हूँ, जो न्यूट्रोफिल्स है आपकी, वो जो है इस इम्यून कॉम्प्लेक्स जो एक बन जाता है, उस इम्यून कॉम्प्लेक्स को फाइगोसाइटोस करने की कोशिश करती हैं, पर फाइगोसाइटोसिस नहीं हो पाता है, तो वो कुछ लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करती हैं जो कि जो सेल्फ सेल्स होती है उनको जो है डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, उसके अलावा मास्ट सेल भी जो है ग्रेनुल सिक्रीट करती हैं जो कि इनअप्रोप्रिएट इम्यून रिस्पॉन्स की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है नॉन स्पेसिफिक किलिंग होती है। ठीक, इसके अलावा इस केस को हम ADCC भी कहते हैं। ठीक है, दैट इज एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी। साइटोटॉक्सिसिटी का क्या मतलब है कि जब, मतलब सेल की, मतलब जब किलिंग हो रही है वहां पे, ठीक है, सेल मीडिएटेड एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी टॉक्सिसिटी। ठीक, और नॉन स्पेसिफिक किलिंग हो रहा है क्यों, क्योंकि उस पर्टिकुलर एंटीजन को डिस्ट्रॉय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, और उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए बहुत सारे लाइटिक एंजाइम्स, ग्रेन्यूल्स और जो भी एंजाइम्स होते हैं वो इम्यून सेल से जनरेट होते हैं, जो कि कैपिलरीज के ही आसपास की सेल्स को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, अब कुछ ऑटोइम्यून डिसीज हैं मैम जो टाइप 3 में आते हैं, इनका नाम आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक, सपोज मैम वो पूछ लिया हेपेटाइटिस। हाँ, प्रीवियस वाला कॉन्सेप्ट एक बार जो है ओवरव्यू दे दीजिए प्लीज। कौन सा? ये मैम इस प्रीवियस वाला टाइप 3। ये यही वाला यस टाइप मैम, 3। कब वो लिटिक तो साइकिल टाइप 3 एक्टिवेट में हो रहा है? ये मतलब, हाँ हाँ देखिए यहाँ पर मेजरली हो क्या रहा है, बस आप इतना चीज ध्यान में रखिए कि जब एंटीजन बहुत ही ज्यादा लार्ज अमाउंट में आता है, देन उसके साथ एंटीजन एंटीबॉडी का एक इम्यून कॉम्प्लेक्स बन जाता है। सबसे पहली चीज ये, अब इस इम्यून कॉम्प्लेक्स के बनने की वजह से कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट हो जाते हैं। ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम क्या करते हैं, कॉम्प्लीमेंट फैक्टर्स होते हैं, कुछ कुछ फैक्टर्स होते हैं 3A 4A 5A। ठीक है, ये कुछ फैक्टर्स है जो जा करके
इम्यून सेल्स पर बाइंड करते हैं। ठीक, अब इम्यून सेल्स पर बाइंड कर रहे हैं और ये एक्शन बस इतना ध्यान रखिए कि ये कैपिलरीज में हो रहा है। कैपिलरीज में जो स्पेस होता है वो बहुत कम होता है। ठीक, तो अब वहां पे बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ सेल्स कीमोटैक्सिस करके पहुंच जाएंगी। ठीक, जिसमें आपकी न्यूट्रोफिल्स, मास्ट सेल, ये सारी होती है। अब न्यूट्रोफिल्स का नेचर फाइगोसाइटोसिस का होता है, पर वो फाइगोसाइटोसिस नहीं कर पा रही होती है ना। जब वो फाइगोसाइटोसिस इनकेस अगर वो कर लेती तो फिर ये एंजाइम सिक्रीट नहीं होते, पर क्योंकि वो फाइगोसाइटोसिस नहीं कर पाती है, क्योंकि लार्ज बहुत ज्यादा एंटीजन होते हैं और स्पेस कम होता है, तो वो क्या करती है, कुछ लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर देती है। ठीक, उस एंटीजन को किल करने के लिए कुछ लाइटिक एंजाइम सिक्रीट करना शुरू कर देती है। अब क्योंकि स्पेस कम है, अब कम स्पेस में अगर बहुत ज्यादा लाइटिक एंजाइम सिक्रीट होंगे तो क्या होगा, वो एंटीजन का किलिंग होगा कि नहीं होगा वो तो नहीं पता, पर जो हमारी सेल्फ सेल है उनका डिस्ट्रॉय जरूर मतलब होने लगेगा। ठीक है, और यही जो टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी के मतलब रूप में आता है। ठीक है, क्लियर हो गया। और यस मैम। क्योंकि यहाँ पर नॉन स्पेसिफिक किलिंग हो रही है, उस पर्टिकुलर एंटीजन के लिए किलिंग नहीं हो रही, तो इसको नॉन स्पेसिफिक किलिंग बोलते हैं। और एंटीबॉडी डिपेंडेंट सेल मीडिएटेड साइटोटॉक्सिसिटी यहाँ पर हो रही है। और यहाँ पर ये जो एक चीज और, जो ये इम्यूनोग्लोबुलिन्स हैं, ये कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन्स होती है, दे आर मेजरली आईजीजी। ठीक है, आईजीजी होती है और कभी कभी आईजीए भी होती है। ठीक, बहुत रेयरली। ठीक, क्लियर है अभी। यस मैम। ठीक, ये सारे आप इन सारे नाम याद कर लीजिएगा कि ये टाइप 3 क्या है। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लेता है, आर्थराइटिस के ऊपर पूछा गया है, सिस्टमिक लूपस के ऊपर भी पूछा गया है। ठीक, तो ये सारे नाम आप याद कर लीजिएगा कि टाइप 3 में आते हैं। ठीक, टाइप 4, टाइप 4 को हम डिलेड टाइप भी कहते हैं। डिलेड टाइप हाइपर सेंसिटिविटी। डिलेड टाइप क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इसमें इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होता है दैट इज आफ्टर 48 टू 72 आवर्स, मतलब 2 से 3 दिन बाद। ठीक, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं, पहला तो ये आपका कांटेक्ट, जो आप फर्स्ट केस का बता रहे थे, कांटेक्ट हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक, जिससे कभी किसी मतलब ज्वेलरी या फिर ऑर्नामेंट वगैरह से कोई भी एलिमेंट होता है वो अगर हमारी बॉडी पार्ट से टच करता है और अगर वहां पर कुछ रैशेज या फिर कुछ ऐसा इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है अननेसेसरी, तो दैट कम्स अंडर टाइप 4। ठीक, सेकेंड, ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन, ठीक, ये क्या होता है अभी हम डिस्कस करते हैं। ये कांटेक्ट डिपेंडेंट तो आपको पता चल गया, ये कोई भी अगर ज्वेलरी वगैरह हमारी बॉडी से टच होता है और इम्यून रिस्पॉन्स आ रहा है, रेडनेस हो रही है, कुछ इचिंग हो रहा है, तो दिस इज टाइप 4। ग्रैनुलोमा फॉर्मेशन में क्या होता है कि आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, जो ट्यूबरक्लोसिस का टेस्ट होता है ना, टीबी का जो टेस्ट होता है वो इसी के थ्रू ही होता है। तो उसमें क्या करते हैं, हमारी स्किन में वो इनएक्टिवेटेड ट्यूबरक्लोसिस का पेप्टाइड डाल देते हैं। ठीक है, इनएक्टिवेटेड। ठीक, इनएक्टिवेटेड का मतलब क्या है कि जो उसका एक्सटर्नल, जो भी ट्यूबरक्लोसिस का जो एक्सटर्नल प्रोटीन होगा उसका एक इनएक्टिवेटेड फॉर्म जो है बॉडी में डाल देता है। देन नॉर्मली क्या करता है, दिस ट्यूबरक्लोसिस, माइकोबैक्टीरियम जो होता है, माइकोबैक्टीरियम क्या करता है, ये डिसीज क्यों कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि दिस इनिबिट्स इनिबिट्स द फ्यूजन बिटवीन एंडोसोम एंड लाइसोसोम। और नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हमारी बॉडी में अगर कोई एंटीजन आ रहा है और जो फाइगोसिटिक सेल्स है या फिर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, एपीसीज है, वो क्या करती है, इस एंटीजन को फाइगोसाइटोस करके और हमारे MHC2 के थ्रू सरफेस पर प्रेजेंट कर देती है ना। नॉर्मली केस में यही होता है। देन आपकी इम्यून सेल, TH सेल आकर के इसके लिए साइटोकाइंस जनरेट करेंगे एंड फर्दर बी सेल जो है इसका क्लियरेंस करेंगे। ठीक, तो ये नॉर्मल केस है। बट जब माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस का केस आता है, ये क्या करती है, दिस इनहिबिट्स द फ्यूजन ऑफ, सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग,
inhibits the fusion of एंडोसोम एंड लाइसोसोम। ठीक, अब जब एंडोसोम और लाइसोसोम का फ्यूजन ही नहीं हो पाएगा तो एंडोसोम और लाइसोसोम में क्या होता है, सपोज ये एंटीजन है, यहाँ पर लो पीएच और कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स की प्रेजेंस की वजह से क्या होता है, इसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है एंड दीज फ्रेगमेंट्स आर प्रेजेंटेड थ्रू MHC2 ऑन द सरफेस ऑफ द APC, है ना। अब ये फ्रेगमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, ये एज इट इज आपका इम्यून सेल में रिसाइड करेगा। तो यहाँ पर क्या होता है, सपोज अगर ये एंटीजन आया बॉडी में, ठीक, माइक्रोफेज क्या करेगी, माइक्रोफेज इसको, एक सेकंड में कलर चेंज कर दे रही हूँ, ये आपका रेड कलर वाला एंटीजन है, ठीक, माइक्रोफेज ये आपकी इसको इंटरनलाइज कर लेगी बॉडी में, मतलब खुद में इंटरनलाइज कर लेगी। अब क्योंकि ये इसका एंडोसोम और लाइसोसोम का फ्यूजन नहीं हो पा रहा है, तो दिस होल मैक्रोफेज विल स्टार्ट एक्टिंग एज एन एंटीजन। वो खुद सिग्नल भेजती है मैक्रोफेजेस की, मतलब ये जो एंटीजन है इसका प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है, तो ये दिस होल मैक्रोफेज विल एक्ट एज एन एंटीजन। अब इसको एज एन एंटीजन सेंस करके, वो खुद को एंटीजन बता रही है, ठीक, सेंस करके यहाँ पर बहुत ज्यादा MHC2 का एक्सप्रेशन शुरू हो जाएगा, पर एक्सप्रेशन तो हो जाएगा पर ये प्रोसेस्ड फॉर्म में सरफेस पर नहीं आएगा। अब ये जितने ज्यादा MHC2 का एक्सप्रेशन होगा उतनी ज्यादा TH सेल आपकी आकर के अटैच हो जाएंगी, है ना, TH सेल आकर के इसको सेंस करके अटैच हो जाएंगी एंड दिस होल थिंग फॉर्म अ ग्रेनुलोमा। ठीक है, एक ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको? हेलो, am I ऑडिबल? यस मैम। हाँ, तो ये समझ में आ गया आपको? मैम थोड़ा नहीं है। ओके ठीक है, रुकिए मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर देखिए आप, सेंसिटाइजेशन फेज है जिसमें आपका जो है, मतलब स्टार्टिंग के कुछ आवर्स, वहां पर आपका इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया है विद इन APC। इंट्रासेलुलर बैक्टीरिया ये आपके समझ लीजिए अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है, ठीक। देन यहाँ पर TH सेल आपकी आकर के एक्टिवेट हुई है, ठीक। देन फर्दर क्या होता है, इफेक्टर फेज में दिस सेंसिटाइज TH1 दे विल सिक्रीट सम साइटोकाइंस, और क्योंकि ये इस एंटीजन का विद इन जो मैक्रोफेज है इसका प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है, तो बहुत ज्यादा MHC2 का जो है एक्सप्रेशन होना शुरू हो जाएगा। ये देखिए सरफेस पे बहुत ज्यादा MHC2 प्रेजेंट हो गए, इसको सेंस करके और ज्यादा TH सेल आकर के अटैच हो जाएंगे, ठीक। अब ये पूरी इस होल जो मैक्रोफेज है उसको एज एन एंटीजन सेंस करने लगेगा। क्यों? क्योंकि एंटीजन विद इन मैक्रोफेज है ना, इसका प्रोसेसिंग नहीं हो पा रहा है और ये मैक्रोफेज के अंदर ही जो है आपकी एंटीजन प्रेजेंट है, तो इसको पूरा ये एज अ सेल्फ मतलब एंटीजन खुद को एज एन एंटीजन शो करने लगेगा, तो बहुत सारी TH सेल आकर के अटैच हो जाएंगी, ठीक। तो ये क्या करती है कि ग्रेनुलोमा का फॉर्मेशन करती है। ग्रेनुलोमा का मतलब क्या है कि आपका मैक्रोफेज है, ठीक, इसके अराउंड बहुत सारे TH सेल आकर के अटैच हो गए हैं, ठीक। तो दिस होल थिंग दिस कॉल्ड अ ग्रेनुलोमा, ठीक। इसका क्लियरेंस कैसे होता है? ड्रग्स दे करके, है ना, कुछ दवाइयां दी जाएंगी उसके थ्रू ही इसका क्लियरेंस हो पाता है। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ओके, ठीक। तो ये कुछ इंट्रासेलुलर पैथोजन के नाम है जो कि टाइप 4 के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। मेजरली ट्यूबरक्लोसिस पे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसके अलावा लिस्टीरिया, मोनोसाइटोस, बस आप नाम याद रखिएगा और बहुत ज्यादा डेप्थ में क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक। एक ये पोइजन ओका, ठीक, ओक, ठीक, निकल सॉल्ट, हेयर डाइज, ये कुछ कॉन्टेक्ट एंटीजेंस है। ओके, तो इनके आप बस जस्ट नेम याद रखिएगा कि कौन से हाइपर सेंसिटिविटी में आ रहा है। बहुत ज्यादा डीप में ये जो मैंने आपको समझाया है इतना डीप में नहीं पूछा जाता है, ये जस्ट आपके नॉलेज के लिए बता दिया है। बाकी आते क्वेश्चन जो एग्जाम्पल से ही हैं, ठीक, जो स्टार्टिंग में बताया कि कॉन्टेक्ट डिपेंडेंट आपका टाइप 4 होगा और इम्यून कॉम्प्लेक्स मीडिएटेड आपका
टाइप 3 होगा, आरबीसी जहां पर डिस्ट्रॉय हो रही है वो आपके टाइप 2 होंगे, यहीं से ही क्वेश्चंस आते हैं, बहुत डीप में नहीं आते हैं, ठीक है। ये एक आपका समरी है, बस आप अगर इसको याद कर लिए तो आपका पूरा का पूरा हाइपर सेंसिटिविटी कवर्ड है, ठीक है। तो ये टेबल जो मैंने अभी तक पढ़ाया है वही है, तो इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक, हर एक चीज देख लीजिएगा। ओके, क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है कि कौन से टाइप में कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन हो रहा है, तो टाइप 2 में मेजरली आता है, टाइप 3 में भी कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का एक्टिवेशन होता है, ठीक। तो ये मतलब इस रिस्पेक्ट से आपको चीजें याद रखनी है कि कहाँ पर कौन सी सेल्स इन्वॉल्व हो रही है, कौन सा सिस्टम एक्टिवेट हो रहा है, या फिर कौन सा एंटीजन है जो कि कौन से टाइप के लिए मतलब सब्सिक्वेंट टाइप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ओके, ठीक। नेक्स्ट है आपका, मतलब मैंने सोचा ये बता दो, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि एंटीजन और उसके अंदर कौन सी प्रॉपर्टीज होनी चाहिए जो उसको एज अ एंटीजन बनाते हैं, है ना। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए कि व्हाट इज एन एंटीजन। फॉरेन पार्टिकल। या फॉरेन पार्टिकल, दे आर एंटीजन। इसके अलावा मतलब क्या क्या प्रॉपर्टीज होनी चाहिए किसी भी एंटीजन के अंदर, that a antigen could initiate, इम्यून रिस्पॉन्स। yes, immune response, ठीक, could initiate immune response as well as this immune response should interact with the antigen, है ना। जो आपका इम्यून रिस्पॉन्स आया है वो आपके एंटीजन से इंटरेक्ट भी करना चाहिए ना, तभी तो वो सक्सेसफुल एंटीजन बन पाएगा, ठीक। तो अब ये जो एंटीजन है इसके पास कुछ कुछ प्रॉपर्टीज होना बहुत जरूरी है, तभी आपका इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट हो पाएगा। सपोज अगर आपकी बॉडी में कोई एक बहुत छोटा सा एंटीजन चला जा रहा है जिसके पास कोई एपिटोप ही नहीं, तो जब एपिटोप ही नहीं प्रेजेंट होगा तो हमारी एंटी मतलब जो भी इम्यून सेल्स है वो क्या रिकॉग्नाइज करेगी, कुछ रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो एंटीजन के पास होनी चाहिए तभी वो एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर पाते हैं। तो पहला एपिटोप, दूसरा जो उसका मॉलिक्यूलर मास है, थर्ड है कॉम्प्लेक्सिटी, सेल्फ एंड नॉन सेल्फ, और लास्ट है आपका रूट ऑफ एंट्री की कहाँ से एंटर हो रहा है, ठीक। तो सबसे पहले हम एपिटोप को डिस्कस करेंगे। एपिटोप्स, व्हाट आर एपिटोप्स। बाइंडिंग साइट्स प्रोवाइड करते हैं बाइंडिंग साइट्स, ऑन द एंटीजन। yes, binding site present on the antigen. So these are the discrete regions present on an antigen, ठीक है। अब आप मुझे ये बताइए कि ये एंटीजन है, ठीक, इस पर ये एपिटोप प्रेजेंट है, सपोज 2 एपिटोप प्रेजेंट है, और आपका ये एंटीबॉडी है, इस पर कौन सा रीजन प्रेजेंट होता है जो रिकॉग्नाइज करता है इस सीडीआर। एंटीजन को, या सीडीआर। सीडीआर को और क्या बोलते हैं, सीडीआर को और क्या बोलते हैं, पैराटोप्स, पैराटोप्स, ओके, ठीक है। एंटीजन पर जो प्रेजेंट होगा उसको एपिटोप, और जो सीडीआर मतलब इम्यूनोग्लोबुलिन पर जो प्रेजेंट होगा उसको क्या बोलेंगे, पैराटोप्स, ठीक है। तो ये जो एपिटोप्स होते हैं दे कुड बी मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट का मतलब सिर्फ एक एपिटोप बस प्रेजेंट है, बाइंडिंग साइट। बाइंडिंग साइट। ठीक। बाईवैलेंट मतलब, बाईवैलेंट मतलब, दो बाइंडिंग साइट्स। यस, 2 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है, ठीक। ट्राई मतलब,
3 बाइंडिंग साइट प्रेजेंट, और मल्टी मतलब बहुत ढेर सारे बाइंडिंग साइट प्रेजेंट है। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई एंटीजन एंटर कर रहा है, सपोज ये सारे एंटीजन है, ठीक, दिस इज एंटीजन 1, एंटीजन 2, एंटीजन 3, एंटीजन 4, तो इनमें से कौन सा एंटीजन सबसे मेजर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, सबसे ग्रेटर इम्यूनोजेनिसिटी कौन से एंटीजन के पास होगी? एंटीजन 4। यस, एंटीजन 4। क्यों? क्योंकि इसके पास बहुत सारे एपिटोप्स हैं, तो बहुत सारे इम्यूनोग्लोबुलिन्स या फिर सेल्स आकर के बाइंड करेंगे और बहुत ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगे। ठीक, एक चीज और कि अगर मान लो कोई एपिटोप होता है, दिस इज एपिटोप, ठीक, इसके बीच में जब ये इम्यूनोग्लोबुलिन की बाइंडिंग हो रही है, देन वी कॉल्ड एज अ, इसको क्या, इस बाइंडिंग को क्या बोलते हैं? दिस इज एफिनिटी, है ना? दिस बाइंडिंग इज नोन एज एफिनिटी, जब सिंगल के बीच में हो रहा है, ठीक। और जब मल्टी के बीच में हो रहा है, मल्टी के बीच में अगर जो है हो रहा है अगर यहाँ पे, तो इसको क्या बोलेंगे? दिस नोन एज एविडिटी। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज, जब सिंगल के बीच में बाइंडिंग हो रही है बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, दिस नोन एज एफिनिटी, और जब एपिटोप पर मल्टीपल इम्यूनोग्लोबिन आकर के बाइंड कर रहे हैं, दिस नोन एज एन एविडिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, इसी एफिनिटी से रिलेटेड ही है, कि अगर मान लो कोई भी एंटीजन है, ठीक, अगर वो लीनियर फॉर्म में है, अगर वो लीनियर फॉर्म में है, और कुछ है जो ऐसे बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फॉर्म में है, ठीक, सपोज दिस इज प्राइमरी स्ट्रक्चर एंड दिस इज टर्शरी और क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, ठीक, विच वन विल क्रिएट मेजर इम्यून रिस्पॉन्स? मैम एक बार रिपीट कर दीजिए क्वेश्चन। सपोज देयर इज एन एंटीजन विच हैव दिस लीनियर स्ट्रक्चर, ठीक है, इट हैज दिस लीनियर स्ट्रक्चर, तो लीनियर स्ट्रक्चर वाला आपका ज्यादा मेजर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, या फिर जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर या टर्शरी स्ट्रक्चर है वो ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा? दिस इज एंटीजन है, एंटीजन। मैम लीनियर स्ट्रक्चर। नो नो, लीनियर स्ट्रक्चर आपके कम इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है। ठीक है, जो आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, हमेशा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो है आपका ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, दिस विल प्रोवाइड मोर इम्यून रिस्पॉन्स। मैम वाई? क्योंकि इसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है, ठीक, और इसके साथ साथ क्या होता है, जब ये मतलब कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में है, तो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को तोड़ने के लिए आपकी और ज्यादा इम्यून सेल्स रिस्पॉन्स होगी, मतलब इनिशिएट होगी, मतलब रिस्पॉन्स इनिशिएट करेंगे, मेजरली आपकी जो एपीसीज होती है। ठीक है, एपीसीज भी जब इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी, तो इसके लिए क्या होगा, आपकी सपोज बी सेल ही इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर रही है, ठीक, तो कम इम्यून रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि एंटीबॉडी आई वो बाइंड करके उसने इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर दिया। पर जब एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होगा, तो इसमें क्या होगा, बी सेल का रोल आएगा एज वेल एज टी सेल का भी रोल आएगा। ठीक, तो ये जो बी सेल जो होंगी, बी सेल इसके आउटर सरफेस पर जो एंटीजन प्रेजेंट होंगे उनको रिकॉग्नाइज करके इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, एज वेल एज जब एपीसीज, सपोज आपकी एपीसीज के नाम पर मैं मैक्रोफेजेस का ही नाम लेती हूँ, मैक्रोफेजेस इसको मतलब इंटेक्ट करके और प्रोसेस्ड फॉर्म में जो है जनरेट करेंगे, तो प्रोसेस्ड फॉर्म में क्या होगा कि जो अंदर छुपे हुए एपिटोप्स हैं, ठीक, सपोज दिस एपिटोप, यहाँ पर भी सपोज अगर कुछ एपिटोप है, तो ये सारे के सारे एक्सपोज हो जाएंगे ना, ये सारे एक्सपोज हो जाएंगे। अब इसके लिए क्या, कौन सी सेल जनरेट करेगी रिस्पॉन्स? मैक्रोफेज के MHC2 को सेंस करके टीएच सेल, ठीक, दिस टीएच सेल विल फर्दर क्या करेगी, खुद तो प्लोरिफरेट करेगी ही करेगी, साथ ही साथ बी सेल को भी जो है मतलब प्लोरिफरेट करवाएगी, है ना। इसलिए जो आपका टर्शरी या फिर क्वाटरनरी या फिर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर जो होता है वो ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करता है, क्योंकि जो इनसाइड एपिटोप्स हैं वो भी एक्सपोज होते हैं, तो बहुत ज्यादा मतलब इम्यून रिस्पॉन्स आता है। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। मैम वो जो एफिनिटी ठीक, और एविडिटी वाला पार्ट था, हाँ। तो अगर स्पेसिफिक होगा तभी तो एफिनिटी बोलेंगे। हाँ, मतलब स्पेसिफिक
यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक नॉन स्पेसिफिक का मतलब मैं केस नहीं बता रही हूँ, मैं जस्ट ये कन्वे करने की कोशिश कर रही थी कि अगर सिंगल बाइंडिंग है तो फिर एफिनिटी, और अगर मल्टीपल बाइंडिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स अगर अटैच हो रहे हैं देन वी कॉल्ड इज एबिडिटी। ओके मैम। ओके, यस मैम। स्पेसिफिसिटी तो होता ही है जब तक, अगर मान लो ये रीजन्स आपस में मतलब कॉम्प्लीमेंट्री नहीं होंगे तब तक तो मतलब इंटरेक्शन ही नहीं होगा, तो स्पेसिफिसिटी तो है ही है, लेकिन ये मैं बस ये बताई थी अगर सिंगल इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड कर रहा है देन इट इज एफिनिटी, और अगर मल्टीपल इम्यूनोग्लोबुलिन बाइंड कर रहे हैं एपिटोप से तो दिस इज एविडिटी। नेक्स्ट है आपका कौन सी प्रॉपर्टी, मॉलिक्यूलर मास। ठीक, तो सपोज अगर बहुत छोटा, सपोज अगर मतलब 0.5 किलो डाल्टन का जो है, या सपोज अगर 100 डाल्टन का कोई एंटीजन है, ठीक है, तो इसके लिए कोई भी डाल्टन बोला है मैंने, ठीक है, किलो डाल्टन डाल्टन गए तो इसके लिए कोई भी इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा या बहुत कम इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। तो एक पर्टिकुलर मॉलिक्यूलर मास होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इम्यून रिस्पॉन्स लाने के लिए। सो द कॉन्सेप्ट इज हायर द मॉलिक्यूलर मास, higher the molecular mass is greater the immune response। ठीक है, इतना काफी है। ठीक, 1 किलो डाल्टन का कोई एक है, 10 का है, 100 का है, 1000 है, तो जो 1000 वाला होगा आपका दिस विल क्रिएट द मोर इम्यून रिस्पॉन्स। ठीक है, क्लियर है? यस मैम। ये सेकंड हो गया। ठीक, फर्स्ट आपका एपिटोप, सेकंड मोलिकुलर मास, थर्ड है आपका कॉम्प्लेक्सिटी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब है कि कौन कौन से मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व है, व्हाट आर द डिफरेंट मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एंटीजन। अगर सपोज मैं, अच्छा ठीक है बहुत आराम से बता दे रही हूँ, सपोज अगर प्रोटीन है, ठीक, तो प्रोटीन किससे बना होता है, दे आर मेड अप ऑफ अमाइनो एसिड्स। ठीक, कितने अमाइनो एसिड्स हैं, 22 है ना, इतने अमाइनो एसिड्स हैं, तो इतने ज्यादा नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स हैं, तो इसके लिए जो इम्यून रिस्पॉन्स आएगा वो सबसे ज्यादा आएगा। ठीक, सबसे ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आपका प्रोटीन से ही आता है। नेक्स्ट है आपका कार्बोहाइड्रेट। ठीक, इसके बाद आते हैं आपके लिपिड्स। देन सबसे लीस्ट इम्यूनोजेनिक आपका क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड, दैट इज डीएनए और आरएनए। तो दे आर द मेजरली दे आर नॉन इम्यूनोजेनिक और वेरी लीस्ट इम्यूनोजेनिक। तो सबसे ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आपका प्रोटीन से आता है। ठीक, प्रोटीन से आएगा, या फिर आपके ये होते हैं ग्लाइकोप्रोटीन, सबसे मेजर आएगा प्रोटीन, देन ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन का अगर हम देखिए कैसा बना होता है, तो इट हैज 5% कार्बोहाइड्रेट एंड 95% प्रोटीन, है ना। तो प्रोटीन देखिए कितने ज्यादा परसेंटेज में है ना। इसके बाद अगर आप जो है एलपीएस ले, लिपोपॉलीसेक्राइड, तो लिपोपॉलीसेक्राइड में क्या होता है, इट हैज सम परसेंटेज ऑफ लिपिड, देन सम परसेंटेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड इट हैज अ फ्यू परसेंटेज ऑफ प्रोटीन एज वेल, है ना। तो इट हैज प्रोटीन ऑल्सो, तो ये भी इम्यूनोजेनिक होगा पर ग्लाइकोप्रोटीन से कम होगा। क्यों? क्योंकि ग्लाइकोप्रोटीन में जो परसेंटेज है प्रोटीन का वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, यहाँ से एक बार क्वेश्चन आया था, तो क्वेश्चन वाज कि सपोज देयर इज एक एंटीजन 1 है जो कि आपका प्रोटीन से बना है। ठीक, एंटीजन 2 है दैट इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेक्राइड, एंटीजन 3 है दैट इज मेड अप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन।
then there is the antigen 4 that is keyhole limpet. ठीक है. So and there is antigen 5, suppose this is dextran. ठीक. अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा मतलब इसका आप मुझे डिक्रीजिंग ऑफ इम्यूनोजेनिसिटी बताइए. डिक्रीजिंग इम्यूनोजेनिसिटी. ठीक, बताइए मुझे 1 2 3 4 5 के फॉर्म में बताइए 5 4 कि 3 कौन 2 सा सबसे मेजर होगा. 5 4 1 3 3 1. डिक्रीजिंग में पूछा है मैंने, अच्छा हायर टू लोअर. ठीक है, एक एक करके बताइए मुझे सबसे ज्यादा क्या होगा. डेक्स्ट्रन. सबसे ज्यादा इम्यूनोजेनिक डेक्स्ट्रेन होगा. डेक्स्ट्रेन कौन सा मॉलिक्यूल है. सबसे ज्यादा प्रोटीन होगा. यस. कितनी बार बताइए, ये याद रखिएगा. प्रोटीन तो मतलब इसमें अमाइनो एसिड का बना हुआ है ना, तो प्रोटीन आपका सबसे ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, ये ध्यान रखिएगा. ठीक, उसके बाद कुछ और आएगा जो भी आना होगा. ठीक, तो सबसे पहले आएगा आपका एंटीजन 1, देन इसके बाद क्या आएगा. एंटीजन 3. यस, एंटीजन 3, देन इसके बाद एंटीजन 2. ओके, लेट्स सी. आपने एंटीजन 2 बताया. ठीक, देन then 4 and then 5. ओके, एंटीजन 4, देन एंटीजन 5. 5. ठीक, यहाँ तक आप सही हैं. ठीक, सबसे ज्यादा आपका प्रोटीन होता है, देन ग्लाइकोप्रोटीन, देन दिस की होल लिम्पिड, दिस इज अ सिंपल प्रोटीन. ठीक है, दिस सिंपल प्रोटीन. ठीक, तो इसलिए जो है ये आपका पहले आएगा. देन एंटीजन 4, इसके बाद क्या है आपका एलपीएस है. ठीक, मतलब एंटीजन 2, एंटीजन 2, देन सबसे लीस्ट कार्बोहाइड्रेट एंटीजन 5. ठीक है, तो बस मुझे ये इंट्रोड्यूस करना था, ये एक जगह टर्म आया था तो ये बता दिया. बाकी आप ध्यान रखिएगा कि सबसे ज्यादा जिसमें प्रोटीन कंटेंट सबसे ज्यादा होगा वो आपका सबसे ज्यादा इम्यूनोजेनिक होगा. जिसमें प्रोटीन कंटेंट या फिर सबसे मतलब लीस्ट कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, सपोज कार्बोहाइड्रेट या फिर न्यूक्लिक एसिड. अगर अगर यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड आ जाता, एंटीजन 6 न्यूक्लिक एसिड आ जाता, तो इसके बाद क्या होता, सबसे लीस्ट आपका एंटीजन 6 आता. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको. इसके साथ साथ ठीक, अब ये इन सारों को हम छोड़ दे रहे हैं. ठीक, प्रोटीन को लेकर के चलेंगे, नेक्स्ट पेज पे करते हैं. ठीक, तो प्रोटीन आपका अमाइनो एसिड से बना होता है. ठीक, तो कुछ अमाइनो एसिड हैं जो ज्यादा इम्यूनोजेनिक होते हैं, कुछ होते हैं जो कम इम्यूनोजेनिक होती है. तो इनमें से जो आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड हैं, एरोमेटिक अमाइनो एसिड कौन से होते हैं. Alanine, tyrosine, tryptophan. क्या क्या बताया आपने. Which are cyclic rings. Alanine, tryptophan, tyrosine. ट्रिप्टोफैन एंड Tyrosine. टाइरोसिन 22 होगा. ठीक, तो ये आपके एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स हैं. तो दे आर मोर इम्यूनोजेनिक इन कंपेयर टू अदर अमाइनो एसिड्स. ठीक है, मोर इम्यूनोजेनिक इन नेचर. और आपने पढ़ा तो होगा ही कि अमाइनो एसिड आपके दो फॉर्म में होते हैं, एक डी फॉर्म और दूसरा एल फॉर्म. ठीक, तो एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड इज मोर इम्यूनोजेनिक. ठीक, तो अगर अमाइनो एसिड्स की बात हो रही है तो अमाइनो एसिड्स में आपके जो एरोमेटिक अमाइनो एसिड्स होंगे, एरोमेटिक as well as L form of amino acids, they are
more immunogenic. ठीक है, और सपोज अगर कोई एक सीक्वेंस है, ठीक, डी 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 डी, ठीक, ये सीक्वेंस 1 है, ये सीक्वेंस है आपका डी एल डी डी एल डी, ठीक, और एक और पेप्टाइड है, इसमें आपका एल 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 डी एल डी, ठीक। तो सबसे ज्यादा हाइयर इम्यूनोजेनिसिटी कौन सी शो करेगा? दिस पेप्टाइड, ठीक, क्योंकि इसमें एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, एल का मतलब है एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड, ठीक है, तो एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड ज्यादा प्रेजेंट है, तो ये सबसे ज्यादा मोर इम्यूनोजेनिक होगा, सबसे ज्यादा इम्यूनोजेनिक होगा, देन दिस वन सेकंड, एंड सबसे लीस्ट इम्यूनोजेनिक आपका डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड होगा, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर होगा। अब नेक्स्ट आता है आपका सेल्फ और नॉन सेल्फ। सेल्फ एंड नॉन सेल्फ। तो जैसा कि मैंने बताया है आपको कि जो सेल्फ एंटीजन होता है उसके लिए बहुत ही मतलब बहुत का इम्यून रिस्पॉन्स आता ही नहीं है, बहुत रेयर केस में इम्यून रिस्पॉन्स आता है। तो सेल्फ के लिए वेरी लीस्ट इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक, और जो नॉन सेल्फ है, नॉन सेल्फ मतलब जो फॉरेन है, उसके लिए मोर इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक। या तो अगर इसको हम अदर वर्ड्स में बोले, लाइन ऐसे सेल्फ और नॉन सेल्फ करके नहीं लिखा होगा, वहां पे क्या होगा कि ग्रेटर विल बी द फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस, ठीक, ग्रेटर विल बी द फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस, मोर द या हायर द इम्यूनोजेनिसिटी, ठीक है, ये याद रहेगा ना कि जितना ज्यादा फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस इंक्रीज होता जाता है उतना ज्यादा वो इम्यूनोजेनिक हो जाता है, ठीक है। और कुछ ऐसे पेप्टाइड्स है, प्रोटीन्स है, दे आर कंजर्व्ड थ्रू आउट द इवोल्यूशन, ठीक है। तो वो कौन कौन से पेप्टाइड्स होते हैं? दे आर कोलेजन एंड देयर इज वन साइटोक्रोम सी, ठीक, सो दे आर कंजर्व्ड थ्रू द इवोल्यूशन, ठीक। और कुछ ऐसे आपके प्रिविलेज साइट्स हैं, कुछ ऐसे लोकेशन है जहां पर ब्लड सर्कुलेशन इज लैकिंग। कौन कौन से साइट्स होते हैं जहां पर ब्लड सर्कुलेशन लैकिंग होता है, कम होता है या फिर नहीं होता है? हम्म, क्लास में है ना आप लोग? यस मैम। तो कौन सी साइट से मन नहीं लग रहा है क्या क्लास में? लग रहा है। तो फिर इंटरेक्टिव रखो ना, बोरिंग पढ़ा रही हूँ क्या मैं? नो मैम। खत्म होने वाला है, ठीक है तो बताइए कौन से ऐसे ब्लड सर्कुलेशन साइट्स है जहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही कम या फिर नहीं होता है? तो पहला है आपका कॉर्निया, ठीक। सेकंड आता है आपका हार्ट वॉल्व्स, ठीक है, यहाँ पर इसके जो वॉल्व्स होते हैं वहां पर ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही कम होता है, ठीक। थर्ड आता है आपका कुछ देयर इज अ कोर रीजन ऑफ थाइमस, ठीक। देन कम्स द टेस्टिस एंड ओवरी, ठीक। यहाँ पर ब्लड सर्कुलेशन जो होता है वो या तो कम होता है या तो नहीं होता है। तो जहां पर जो ऐसे प्रिविलेज साइट्स है जहां पर ब्लड सर्कुलेशन लैकिंग होता है वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स जो है नहीं होता है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो हमारी इम्यून सेल्स होती है वो पहुंच नहीं पाती हैं, ठीक है। तो वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स या तो कम होगा या तो नहीं होगा। ओके, ठीक।
कि स्लाइड्स खत्म हो गई है, मुझे एक टॉपिक थोड़ा सा ये आपने नोट कर लिया, मैं इसको इरेज कर दे रही हूँ। मैम वो ग्रेटर दी फाइलोजेनेटिक वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए। हाँ, इसमें मैंने ये बताया है कि जितना ज्यादा मतलब इम्यून रिस्पॉन्स कब आता है कि जितना ज्यादा फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस हमारा इंक्रीज होगा, है ना। फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस का मतलब है कि जितना वो हमसे कम रिलेटेड है उतना ही ज्यादा उसके लिए इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा। ठीक है, ये फाइलोजेनेटिक वाला आपको उसमें जेनेटिक्स में पढ़ाया जाएगा, क्लासिकल जेनेटिक्स में, तो वहां पर आप ये सारी चीजें समझ जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पर बस कॉन्सेप्ट इतना है कि जितना ज्यादा कोई भी ऑर्गेनिज्म हमसे कम रिलेटेड है उतना ही ज्यादा उसके लिए हमारा इम्यून रिस्पॉन्स हायर होगा। ठीक है, सपोज फिशेस एंड मैमल्स। ठीक, यहाँ पर जो जेनेटिक डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा है ना। मैमल मैमल के बीच में कम जेनेटिक डिस्टेंस है, ठीक, बट फिश और मैमल के बीच में बहुत ज्यादा फाइलोजेनेटिक डिस्टेंस आ रहा है ना। तो यहाँ पर ज्यादा इम्यून रिस्पॉन्स आएगा कंपेयर टू दिस। यहाँ पर भी आएगा इम्यून रिस्पॉन्स, पर इसके कंपेरिजन में कम आएगा। तो बस यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये है कि जितना ज्यादा डिस्टेंस बढ़ता जाएगा उतना ही ज्यादा हायर इम्यून रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक, नेक्स्ट है आपका रूट ऑफ एंट्री। रूट ऑफ एंट्री मतलब वो कहाँ से एंटर कर रहा है। तो डिपेंडिंग अपॉन टाइप ऑफ सेल देयर लोकेशन और इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो डिफाइन होता है। सपोज अगर ब्लड में कोई सेल आ रही है, ठीक, सपोज ये आपका ब्लड में आपकी बी सेल्स भी प्रेजेंट होंगी एज वेल आपकी टी सेल्स भी प्रेजेंट होंगी। ठीक, तो अगर ब्लड में कोई एंटीजन आता है तो इसके लिए क्या होता है कि ये बी सेल ही रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, ये टी सेल रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करेगी। दिस विल शो द टॉलरेंस। ठीक, दिस टी सेल विल शो टॉलरेंस फॉर दिस एंटीजन। क्यों? क्योंकि टी सेल कैसे इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी? टी सेल आपकी फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन के लिए इम्यून रिस्पॉन्स नहीं जनरेट करती है। ठीक है, तो डू नॉट शो immune response for free form of एंटीजन। ठीक, जब वो प्रोसेस्ड फॉर्म में किसी एपीसी के द्वारा प्रेजेंट की जाएगी टू द टी सेल तभी वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी। तो यहाँ पर जब कोई फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन प्रेजेंट होगा इन द ब्लड देन टी सेल विल शो द टॉलरेंस। नाउ व्हाट इज टॉलरेंस? टॉलरेंस जैसे बोलते हैं ना, इसको टॉलरेट कर रहे हैं। तो टॉलरेट करने का मतलब क्या होता है कि सपोज अगर कोई अनोइंग पर्सन है, ठीक, और आप किसी पब्लिक जगह पे और आप उसको थप्पड़ नहीं लगा सकते हैं तो आप उसको टॉलरेट कर सकते हैं। इट मीन्स कि यू वांट टू जनरेट सम रिस्पॉन्स बट यू कांट, है ना। तो यहाँ पर भी वही सेम चीज है। दिस टी सेल विल शो द टॉलरेंस फॉर दिस एंटीजन, दैट इज इट वांट टू जनरेट इम्यून रिस्पॉन्स, पर क्योंकि ये प्रोसेस्ड फॉर्म में नहीं है तो टी सेल टॉलरेंस शो करेगा, दैट इज अनरिस्पॉन्सिव नेचर ऑफ द टी सेल। ठीक है, ठीक है, तो ये टॉलरेंस, अरे हाँ तो बोल दिया करो बच्चों। यस मैम। हाँ, तो ये टॉलरेंस कब कब जनरेट होता है? पहला तो ये कि जब कोई फ्री फॉर्म ऑफ एंटीजन है। ठीक, दूसरा क्या होता है कि जो साइज ऑफ एंटीजन है, साइज ऑफ एंटीजन इज वेरी स्मॉल। ठीक, तब ये टॉलरेंस शो करेगा। और इसके अलावा कब जो टॉलरेंस शो करेगा? जब डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड आएगा। डी फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड का अगर कोई एंटीजन है देन ये टॉलरेंस शो करेगा, क्योंकि ये फॉरेन की तरह तो एक्ट कर रहा है पर क्योंकि उसमें एल फॉर्म ऑफ अमाइनो एसिड्स नहीं है तो इम्यून रिस्पॉन्स जो है टी सेल जनरेट नहीं कर पाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपके जो नंबर ऑफ एंटीजन है वो बहुत ज्यादा हाई है। नंबर ऑफ एंटीजन इज वेरी हाई। जब मतलब एक ऑप्टिमम या तो बहुत कम होगा
तब रिस्पॉन्स मतलब टॉलरेंस शो करेगा, या बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा मतलब बहुत ही एक्सट्रीम हो जाएगा, तब फिर टी सेल्स आपकी टॉलरेंस शो करेगी। ठीक है, तो ये इतना ही था कि अगर मान लो ब्लड में प्रेजेंट है तो वहां पर इम्यून रिस्पॉन्स नहीं आएगा टी सेल के द्वारा, बी सेल ही सिर्फ रिस्पॉन्स जनरेट करेंगी, क्योंकि दे हैव एंटीबॉडी और दे आल्सो एक्ट एज अ एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल, फाइगोसाइटोस भी कर लेती हैं, तो टी सेल वहां पर टॉलरेंस शो करेगी। ठीक, और इसके अलावा ये अमाइनो एसिड के साथ साथ कुछ टी सेल और कब टॉलरेंस शो करती है कि अगर अदर देन प्रोटीन, ठीक, अदर देन प्रोटीन कोई मॉलिक्यूल है जो एंटर कर रहा है, तो फिर टी सेल टॉलरेंस शो करेगी, क्योंकि टी सेल जो होती है वो सिर्फ प्रोटीन को ही रिकॉग्नाइज करती है। और प्रोटीन को ही, उसका ऐसा नेचर क्यों हुआ है, क्योंकि हमेशा जो मैक्रोफेजेस है, जो एपीसीज है, वो उसको प्रोसेस्ड करके देती हैं, तो वो जब प्रोसेस करके सरफेस पर एक्सपोज करती हैं तो वो उसको एज अ प्रोटीन ही एक्सपोज करती हैं। तो टी सेल की वही आदत है कि उसको पका पकाया मिल जाएगा सरफेस पे प्रोटीन, तो फिर वो उसके लिए फिर इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करना शुरू कर देगी। उसके अलावा अगर कोई कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, कुछ लिपिड आ रहा है, तो फिर हाँ, लिपिड वाला केस का मैंने आपको बताया था कि कुछ टी सेल्स होती हैं जो, कौन सी पेप्टाइड होती है इसमें, गामा डेल्टा पेप्टाइड, सॉरी, टी सेल रिसेप्टर होता है, तो फिर वो लिपिड के लिए रिस्पॉन्स शो करती है। ठीक है, ये मैंने टी सेल वाली क्लास में बताया था आपको। ठीक, तो जो नॉर्मल टी सेल्स होती हैं हमारी, जिनमें अल्फा बीटा पेप्टाइड प्रेजेंट होता है एज अ टी सेल रिसेप्टर, तो वो प्रोटीन को ही रिकॉग्नाइज करती हैं। यहाँ पर मैं अलग से लिख दे रही हूँ, टी सेल रिकॉग्नाइज ओनली प्रोटीन। ठीक, ठीक है, तो ब्लड में टी सेल रिस्पॉन्स नहीं शो करेगी, लेकिन वेर एवर जो आपका ये बीनीथ द स्किन, इंटर इंटर सॉरी इंट्रामेम्ब्रेनियस जो रीजन होता है, वहां पर टी सेल बहुत ज्यादा इफेक्टिव होती है। क्यों? क्योंकि वहां पर हमारी डेंड्राइटिक सेल, जो कि एक पोटेंट एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल है, वो प्रेजेंट होती है, तो वो आराम से टी सेल को परोस करके दे रही होती है, और टी सेल उसके लिए रिस्पॉन्स शो कर रहा होता है। ठीक है, तो टी सेल आर मोर इफेक्टिव in intramembranous region and least effective in blood circulation. ठीक, ओके, क्लियर है ये आपको? मैम ये लो और हाई वाला पॉइंट एक बार बता दीजिए। लो और हाई वाला कौन सा, कुछ ये आप और नंबर ऑफ बताएंगे जरा। एंटीजन। अच्छा, नंबर ऑफ एंटीजन, मैंने ये बताया कि जब नंबर ऑफ एंटीजन या तो बहुत कम है, बहुत लो नंबर ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है, तब आपका टी सेल टॉलरेंस शो करेगा, टी सेल विल शो टॉलरेंस। या फिर अगर बहुत हाई नंबर, बहुत ही मतलब एक्सट्रीम नंबर ऑफ एंटीजेंस आ गए, तो फिर टी सेल उसके लिए टॉलरेंस शो करेगा। ठीक है, ओके मैम। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। आई होप आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होगी। ठीक, और कोई भी दिक्कत हो कहीं पर भी तो फिर आप ग्रुप में टेक्स्ट कर दीजिएगा।